ओके लिसन बेटा, आज बायो के जो दोनों चैप्टर्स है अपने सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी वाले जो दो चैप्टर है, सबसे पहले तो ना इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया या क्रोमोसोम वाले चीजें हो गई, उनमें से थोड़ा सा ना कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस हो गया और हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, उनके डायरेक्ट आंसर्स हैं और बड़े स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं ये जो दो तीन चैप्टर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई तुम्हें लगे लिखने का तो लिखना, नहीं तो सुन लो अच्छे से, अपन सारे नोट्स बनाएंगे तो सुन लोगे तो शायद वो सारा रिवाइज हो जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, मेन जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है बच्चे क्या, हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिकल्स। लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ गई इतनी बात? अब क्या ध्यान रखना तुम लोगों ने कि हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती है दीवारें, उनको क्या बोलते हैं आप? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो भी ऑर्गन के अराउंड फ्लूइड होता है वो ज्यादातर तुम्हारी बॉडी को या उस ऑर्गन को किससे बचाता है? मैकेनिकल शॉक से। हार्ट की जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है? कार्डियक मसल्स, जो कभी भी थकती नहीं है। हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली मसल को क्या बोलते हैं? सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेप्ट। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से दीवारें थिक किसकी होती है? वेंट्रिकल्स की, बिकॉज दे आर द चैम्बर्स व्हिच पंप आउट ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, and oracles they are just the receiving chambers. राइट साइड से लेफ्ट साइड की दीवारें और भी ज्यादा थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड को ब्लड पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी और राइट वेंट्रिकल को सिर्फ ब्लड को भेजना है कहां पे? लंग्स में। ये बात हो गई किसकी? हार्ट की। हार्ट के अंदर ऑल टुगेदर 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वॉल्व है हार्ट के अंदर बच्चे, वो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व। एक वॉल्व यहाँ होता है, इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वॉल्व या इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। जाइए दोबारा सुन ले। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन है? ट्राइकास्पिड वॉल्व्स। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन है? बाइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, ठीक है, ये ट्राइकास्पिड, वो बाइकास्पिड। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? मिट्रल वॉल्व। एक वॉल्व होगा यहाँ पे और एक वॉल्व होगा यहाँ, मतलब ऊपर वाली साइड होते हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इन वॉल्व्स का नाम होता है बच्चे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। अगर ये वॉल्व है तो यहाँ से कौन स्टार्ट होगा? पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये वॉल्व किस में जाएगा बच्चे? आयोटा में, तो इसको क्या बोलते हैं? आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसे? आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये है आपका ट्राइकास्पिड, ये है बाइकास्पिड। जब ये वॉल्व्स बंद होंगे तो साउंड क्या आएगा बच्चे? लब। और अगर ये बंद होंगे तो साउंड क्या आएगा? साउंड क्या आएगा? डब होते हैं सर, डब, DUP। ठीक है, क्लियर? अब इसी का आता एक और पार्ट पढ़ते हैं। अगर दो फेजेस होते हैं, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, पहले होता है ऑरिकल का सिस्टोल, फिर होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल, फिर पूरा हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। समझ आ गई? जब हार्ट रिलैक्स करेगा, तो हार्ट में क्या भर जाएगा? ब्लड। दोबारा, पहले ऑरिकल का सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल, फिर पूरा हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, डायस्टोल केस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सुनो ध्यान से,
अगर ये ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हो गया ऑरिकुलर सिस्टम। क्या हो गया ये? ऑरिकुलर सिस्टम। क्यों लेट क्यों आज? कितने बजे चलता है घर से? सर 6:25। क्यों? सर इतने बजे चलता क्यों? सर मैं थोड़ी चलता, पापा चलता। ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? जब ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स क्या करेंगे? ओपन। ठीक है, अगर ये दोनों वॉल्स ओपन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज। साउंड क्या आएगा? किसमें? ऑरिकल के सिस्टोल। ऑरिकल के सिस्टोल। ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा है तो ऑरिकल्स हो जाएंगे खाली, वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाएंगे। ठीक है, अब अगर वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है तो ये दोनों वॉल्स क्या करेंगे? ओपन, लेकिन ये दोनों वॉल्स क्या करेंगे? क्लोज। तो साउंड क्या आएगा? LUB। ठीक है, अब अगर ये कांटेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये दोनों क्या करेंगे? खाली कर देंगे, एक एओर्टा की साइड और एक पल्मोनरी आर्टरी की साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको आप डबल सर्कुलेशन भी बोलते हो, क्योंकि जो ब्लड है वो एक बार में हार्ट से कितनी बार पास करता है? 2 बार। एक राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां जाता है बच्चे? लंग्स में। लंग्स के बाद बेटा ये क्या करता है? दोबारा आता है किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। ये आपकी पल्मोनरी। हां, जब राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है कौन सी वो वेन से मतलब कौन सी सोर्स? सारा बताता हूं। ठीक है, तो जो ब्लड हार्ट में आया है वो लंग्स में जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी। अकेली ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अकेली ऐसी वेन जिसमें क्या है बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ये होती है, आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, बाकी चीजें बाद में। आर्टरी वेन की मेन डेफिनेशन ये है, a vein takes blood towards heart and arteries take blood away from heart। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि ये इधर से होके लंग्स में गई और वापस हार्ट में आ गई 2 बार। तो जो ये लंग्स में जा रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहां से कहां जाएगा? ये बॉडी में जाएगा, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड passes through heart 2 times, one from right, the other from left। One circulation is called pulmonary between heart and lungs, and the other is called systemic between heart and body। तो आज आपने अब क्या कर लिया? सिस्टोल कर लिया। डायस्टोल क्या होता है? ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है तो कौन से वॉल्स खुलेंगे, कौन से बंद? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो कौन से खुलेंगे, कौन से बंद? ब्लड किस में भरेगा? कौन से वॉल से क्या आवाज आएगी? कौन से इसके प्रोटेक्टिव चैम्बर्स होते हैं? कौन सा फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है? ये सारी चीजें अपनी इस पार्ट में क्या होती हैं? पेरिकार्डियम। ये खुल जाएंगे ना तो ये बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब आती है इसकी ब्लड वेसल्स। ध्यान से सुनना, हमने क्या करना है बच्चे? हार्ट के ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ध्यान से सुन लो। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बेटा? आयोटा। और सबसे बड़ी वेन वो कौन सी है? वीना। 2 आएंगी, एक ऊपर से एक नीचे से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, जैसे मर्जी बोल सकते। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी। क्या यहां से कौन निकला था? पल्मोनरी वेन। कहां पे जाएगी बच्चे? लंग्स में। कितने लंग्स होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। कितने लंग्स होते हैं बच्चे अपने? 2 लंग्स होते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी भी कितनी होगी बच्चे? 2। ठीक है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ऐसे ही एक राइट से एक लेफ्ट लंग से आके ये क्या बनेगी? पल्मोनरी वेन। ये भी कितनी आएगी? 2 आएगी। कहां आएगी? लेफ्ट ऑरिकल। कहां आएगी? लेफ्ट ऑरिकल। अब आ गई अयोटा। अयोटा से पहला, अगर कोई पहली वेसल अयोटा से निकलेगी उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका? कोरोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड किसको सप्लाई करती है? हार्ट की मसल्स।
हार्ट से गया हुआ ब्लड सबसे पहले किस ऑर्गन के पास जाता है? हार्ट के खुद के पास। सर पल्मोनरी ठीक है, वेन और पल्मोनरी आर्टरी दो होंगी ना, दो। ठीक है। अयोटा से पहले ब्लड किसको मिलेगा? हार्ट को। और वीना कावा में सबसे लास्ट में ब्लड कौन भेजेगा? कोरोनरी वेन। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी अयोटा से हार्ट में, कोरोनरी वेन हार्ट से कहां पे? वीना कावा। क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अयोटा से ब्लड जाएगा अलग अलग ऑर्गन्स में। ठीक है, हमारे लिए जो ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, मान लो एक है इंटेस्टाइन, एक ऑर्गन है बच्चे कौन? लिवर, एक ऑर्गन है यहाँ पे कौन? किडनी। बाकी किसी को भी चाहता होगा बच्चों के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना आगे की वेन्स। बाद में अगर मुझे मैसेज और किए ना ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया तो फिर देखना। ठीक है, अब देखो हर ऑर्गन में क्या आएगी बच्चे? आर्टरी आएगी। कौन सा ब्लड लेके? ऑक्सीजन। किडनी में भी क्या आएगी? आर्टरी। लिवर में भी क्या आएगी बच्चे? आर्टरी। क्लियर? इंटेस्टाइनल वाली गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल आर्टरी उनका अपने को नहीं है मतलब। अपन किडनी की बात करते हैं तो कौन सी आर्टरी है? ये रीनल आर्टरी। किडनी का नाम रीनल। उधर ऊपर जो हार्ट में गई वो क्या थी? कोरोनरी आर्टरी। जो लिवर में आ रही है उसका नाम होता है हेपाटिक आर्टरी। कौन सी? हेपाटिक आर्टरी। सबसे क्या निकलेगी? वेन। लिवर से कौन सी वेन निकलेगी? हेपाटिक वेन। किडनी से कौन सी वेन निकलेगी? रीनल वेन। सब किसमें कोर करेगी? वीना कावा। ये वाली अब इंटेस्टाइन से ये वाली कोरोनरी आर्टरी है। कौन सी? ये वाली? हाँ, कोरोनरी आर्टरी पैरों तक जाती है ना, दिल पैरों में अपने। आउट है। तू कहता नहीं किसी को तेरे कदमों में दिल बिछा देखा तेन वो वाला गाना बता बेटा कोरोनरी तो हार्ट में रहेगी भाई, ये तो अयोटा है सिर्फ गाने सुनते थे ट्रैक्टर चलाते थे। कोरोनरी आर्टरी होती है। जुबेन ऑक्सीजन कंट्रोल क्या क्या क्वेश्चन? कोरोनरी आर्टरी कौन सा जो हार्ट में जा रही तो है? हार्ट में एसी चली जाएगी तो कोरोनरी आर्टरी यहीं से ही चली जाएगी भाई हार्ट की दीवार पे। कोरोनरी वेन का ना प्लीज प्लीज सर। अब सुनो बच्चे, प्लीज सर। इंटेस्टाइन की भी वेन होगी है ना, लेकिन इंटेस्टाइन से जो ब्लड है उसमें सारा खाना जो भी तुमने गंदम में खा रखा है वो सब कुछ उसमें क्या हुआ? एब्जॉर्ब होगा। तो वो एब्जॉर्ब होके बच्चे कहाँ आएगा? पहले लिवर। ठीक है, आपकी आर्टरी जो है वो हमेशा एंड करती है कैपिलरी। वेन स्टार्ट किससे होती है? कैपिलरी से। लेकिन ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कैपिलरी से स्टार्ट हुई और एंड भी किसमें हो गई? कैपिलरी में, क्योंकि ऑर्गन में ब्लड किससे जाता है? कैपिलरी से। इसको बोलते हो आप हेपाटिक पोर्टल वेन। तो क्या हुआ? लिवर में दो आ रही है ब्लड वेसल्स। एक आ रही है हेपाटिक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आती है लिवर को उसका काम करवाने के लिए, और दूसरी है हेपाटिक आर्टरी जो लिवर को खुद चाहिए अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए। सर हैप्टिक पोर्टल ठीक है, ये लिवर को ऑर्डर मिला है साफ करने के लिए, और ये लिवर का खुद का जो फ्यूल है एक तरह से वो। ठीक है, एक मिनट रुक जा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा बच्चे? डीऑक्सीजनेटेड। और खाने में जो मेन वेस्ट होता है तुम्हारा वो कौन सा है बच्चे? यूरिया। तो लिवर क्या बना देगा? यूरिया। अगर क्वेश्चन आ जाए नेम अ ब्लड वेसल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया आफ्टर यू हैव टेकन फूड या कुछ भी है, तो वो कौन सी होगी? हेपाटिक वेन। क्योंकि यूरिया मान लो 100 ग्राम यूरिया बनी है लिवर में, वो सारी किस में आएगी? हेपाटिक वेन में आएगी। सारी वीना कावा में जाएगी। सारी किस में आएगी? हार्ट में। ठीक है, हार्ट से सारा किस में जाएगा? लंग्स में। लंग्स से किस में आएगा? हार्ट में। हार्ट से यूरिया कहाँ जाएगी? अयोटा में। लेकिन अयोटा में जाने के बाद वो यूरिया पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट। फिर वो खराब करेगी सर। खराब नहीं करेगी, तो वो किडनी में भी तो आएगी। 100 ग्राम में से मान लो 10 ग्राम किडनी की तरफ आ गई, 10 ग्राम साफ हो गए, है ना। अगली बार में और 10 ग्राम हो जाएगी, यूरिया और भी बन सकती है। तो ऐसे करके वो साइकिल में धीरे 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 अपने आप क्या होता रहता है? साफ।
हाँ जी, जो इंटेस्टाइन वो वाली कौन सी आर्टरी है? हेपेटिक पोर्टल है, इसके साथ उसका मतलब ही नहीं है ना, अपने सिलेबस में नहीं है। और सर एक वो बता दो कौन सी थी वो जो सेक्शन में पूछी थी इससे कोरोनरी वेन बता दो। क्या बताओ, कोरोनरी वेन अपना यहाँ से वो करेगी साथ, कोरोनरी वेन फंक्शन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना हार्ट से। लंग्स का। और तो भैया कोरोनरी आर्टरी किसके लिए है? हार्ट के लिए। हाँ तो हार्ट से कलेक्ट अच्छा करना। वेन एंटीबायोटिक है वो क्लियर है बच्चे ये चीज? ठीक है। नेम अ ब्लड वेसल व्हिच हैज लीस्ट यूरिया। देखो इसमें से लीस्ट यूरिया, ब्लड वेसल जिसमें लीस्ट यूरिया हो। रीनल वेन नहीं बच्चे, ये किडनी। ओ भाई वेन ब्लड वेसल तो अंदर आर्टरी हो सकता है, उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ यूरिया आपके पास क्या है? नो यूरिया बच्चे। क्यों? क्योंकि किडनी ने सारी यूरिया क्या कर दी? साफ। ठीक है बच्चे, क्लियर है? रीनल आर्टरी के अंदर क्या क्या होगा बताओ? एक यूरिया होगा और एक क्या होगा? ऑक्सीजन। रीनल वेन में यूरिया तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन आया बहुत बार, रीनल आर्टरी और रीनल वेन की कॉम्पोजिशन में फर्क बताओ। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, रीनल वेन नो और वेरी लेस यूरिया एंड व्हाट इट हैज? कार्बन डाइऑक्साइड। सर क्यों सर उसमें CO2 होती है वो यूरिया कोई होती है? अच्छा ठीक है ठीक यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। ब्लड वेसल्स क्लियर होगी? आप ये वेन है, ठीक है, और ये आर्टरी है आपके पास। आर्टरीज की वॉल्स क्या होती है बच्चे? थिक। और ल्यूमेन क्या होता है? नैरो। ठीक है, ल्यूमेन बीच की जगह। ठीक है, इनकी वॉल्स क्या होती है बच्चे? थिन, लेकिन ल्यूमेन क्या होता है? वाइड। तो यहाँ प्रेशर क्या रहता है? हाई, यहाँ प्रेशर क्या रहता है? लो। यहाँ ब्लड झटके में चलता है ना, स्पर्ट्स के साथ चलता है। यहाँ ब्लड फ्लो क्या रहता है? स्मूथ। ठीक है। अब यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? जगह जगह पॉकेट शेप्ड वॉल्स, और आर्टरी में पॉकेट शेप्ड वॉल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर पे है। ये वॉल्स क्यों होते हैं? तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी वॉल्स हैं वो ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ब्लड का बैक फ्लो ना है, कोई भी ब्लड है वो वापस उल्टी डायरेक्शन में ना आ जाए, इसलिए हर जगह वॉल्स लगे हैं। और सारे वॉल्स क्या है बच्चे? वन वे। सारे क्या है बच्चे? वन वे वॉल्स। ठीक है। इसके डायग्राम्स आर्टरी और वेन का, बाहर वाली लेयर ट्यूनिका, ट्यूनिका वर्ड है ना, बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर ट्यूनिका इंटरना, उससे अंदर वाला मीडिया ट्यूनिका। पहले मीडिया फिर ट्यूनिका इंटरना, और बीच की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। सर ने जो डायग्राम बनाया उनमें तीनों लेयर ऐसे बच्चे अलग अलग शो करती है। ठीक है, आप तो जैसे तीन वो बना रहे थे ना, इसमें तीनों अलग अलग। तो ये होगी आपके पास मान लो मीडिया, और ये होगी आपके पास एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना, और बीच की जो खाली जगह है वो हो गया आपके पास। नेम ऑफ ब्लड वेसल व्हिच हैज नो मस्कुलर वॉल्स, कैपिलरीज। व्हिच हैज नो मस्कुलर वॉल्स, कैपिलरीज। नेम ऑफ ब्लड वेसल थ्रू व्हिच एब्जॉर्प्शन है ना टेक्स प्लेस, कैपिलरीज। नेम ऑफ ब्लड वेसल थ्रू व्हिच WBCs मूव आउट, कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स, लिम्फ लिक्विड। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? सारी ब्लड वेसल्स अपनी इसमें कवर हो जाती है, जितनी भी ब्लड वेसल्स। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप चलते हैं तो हार्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे हार्ट के वॉल्व्स हैं ऐसे लगे हुए हैं, अगर प्रेशर पड़ेगा ये वॉल्व्स ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके लिगामेंट्स हैं जो इनको क्या करते हैं बच्चे? होल्ड रखते हैं, धागे हैं, कुछ फाइबर्स हैं, जिनका क्या नाम है? कोर्डेट टेंडिना। कॉर्डेट टेंडिन। ठीक है, कॉर्डेट टेंडिन, these are thread-like structures which are present on the bicuspid and tricuspid walls which prevent them from overturning. ठीक है, ओवरटर्न नहीं होने देते कौन? कॉर्डेट टेंडिन। ऐसे ही राइट ऑरिकल की दीवार पे जहां वीना कावा बच्चे इसमें आपने जुड़ती है, वहां होता है सैन, साइनो आर्ट्रियल नोड। जैसे अपने घर में बच्चे बिजली आती है कहीं से बन के,
तो आपकी बॉडी में इम्पल्स जो बनेंगे वो तुम्हारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में बनेंगे, ठीक है। जैसे घर के पास ट्रांसफार्मर है, वैसे कौन है तुम्हारे हार्ट में? सैन। सैन इम्पल्स जनरेट करेगा किसके लिए? हार्ट बीट के लिए। कैसी हार्ट बीट? सिस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, है ना, रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कार्डियक साइकिल कौन करेगा? सैन। और फुल फॉर्म साइनो आर्टेरियल नोड। काम क्या है? मेंटेन्स हार्ट बीट, मेंटेन्स हार्ट बीट। इसको दो लोग हेल्प करते हैं। ट्रांसफार्मर के आगे तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर लगा है, तो वो क्या हो गया? AVN। क्या नाम है इसका? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या नाम है इसका? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। अब स्टेबलाइजर के साथ कुछ तारे भी लगी हैं, तो वो पतली तारे क्या होगा बच्चे? पर्किने फाइबर्स। पर्किने फाइबर्स। इसमें बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि सैन कहाँ है? राइट ऑरिकल की दीवार से पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? हार्ट बीट मेंटेन रखता है। सैन की फुल फॉर्म साइनो आर्टेरियल नोड, एवीएन की फुल फॉर्म आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। एवीएन और पर्किन फाइबर्स का काम, दे कंडक्ट इम्पल्स थ्रू आउट द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। ये एक्चुअल में बीच में होते हैं, हार्ट की जो सेप्टम है ना, वहां होते हैं बच्चे, ठीक है। इज इट क्लियर? पेसमेकर का काम समझ आ गया? कॉर्डेड टेंडने आ गए अपने, पेरिकार्डियम आ गया, सेप्टम आ गया। अच्छा एक और, ये कॉर्डेड टेंडने जिस मसल पे होते हैं, उस मसल को क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल। क्या बोलते हैं उस मसल को? पैपिलरी मसल। सर जो सैन एवियन फाइबर है, ये एक कमांड देते हैं हार्ट को, हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं। सैन कमांड है, बाकी ये सब हेल्प करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को थ्रू आउट द मसल्स ऑफ सैन। क्या सैन किधर होता है? राइट ऑरिकल की दीवार पर, अपर राइट कॉर्नर, जहाँ पे वीना कावा तुम्हारी ब्लड डिस्चार्ज करती है वहाँ। चलिए पल्स में होती है जो कि यहाँ सुनते हैं, ठीक है। अब हार्ट बीट और पल्स जो है, ये क्या है बच्चे? दोनों साइमल्टेनियस है ना। तो जो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ आर्टरी होगी उसको क्या बोलोगे आप? पल्स। क्यों पल्स चेक करता है? क्योंकि हार्ट बीट और पल्स दोनों क्या है? साइमल्टेनियस है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज क्या करती है? एक्सपैंड करती है। तो ये दोनों नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। द प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, इसको क्या बोलते हो? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हो? ब्लड प्रेशर। किससे मेजर करते हो ब्लड प्रेशर? स्फेग्मोमैनोमीटर। अच्छा एक बात बताना, सेल कॉन्टैक्ट्स वॉल पे प्रेशर लगाते हो उसे क्या बोलते हो? वॉल लगाते हो उसे वॉल प्रेशर। अच्छा, द लीस्ट प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से रूट प्रेशर। कौन सा? रूट प्रेशर। पूरा ध्यान रखना बच्चे, है ना। ब्लड प्रेशर हो गया, स्फेग्मोमैनोमीटर हो गया। अच्छा, बाय चांस अगर हार्ट में कोई पेन हो रहा है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से, चेस्ट पेन, उसका नाम है एंजिना पेक्टोरिस। क्या नाम है? एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजल से याद रख लेना, ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस। ओके, सेकंड क्या है आपके पास? हार्ट अटैक, डेडनिंग ऑफ हार्ट मसल। क्या? डेडनिंग ऑफ हार्ट मसल। तो डेडनिंग ऑफ हार्ट मसल में हार्ट अटैक होता है जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या नाम है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चे इतनी बात? ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी में 3 फ्लूइड्स हो गए। एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया टिश्यू फ्लूइड, तीसरा हो गया लिम्फ। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ब्लड। ब्लड आपका क्या है बच्चे? प्लाज्मा प्लस 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। प्लाज्मा में क्या क्या है? ज्यादा वाटर है, कुछ प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जो लिक्विड पार्ट डिसॉल्व है, इसको आप क्या बोलते हो? प्लाज्मा। क्या बोलते हो? प्लाज्मा। प्लाज्मा पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर क्या है? सॉल्युबल। तो क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सॉल्युबल प्रोटीन इन प्लाज्मा। क्या बोलोगे? फिब्रिनोजन। इनसॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिन। सॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिनोजन, इनसॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिन। ये भी आ सकता है प्लाज्मा जिसमें से फिब्रिनोजन निकाल लिया जाए, इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इसको? सीरम।
ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो प्लाज्मा पे ये दो क्वेश्चन प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, अगर ब्लड प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, सीरम। और अगर पूछ ले कि सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है ये प्लाज्मा में, फिब्रिनोजन। ऐसा नहीं है कि ये अकेला है, बहुत से होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक पता है तो आपस में एक्सप्लेन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब ब्लड जब आर्टरी से वेन में ट्रांसफर होता है तो बीच में एक हिस्सा आता है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। जिस ऑर्गन को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी चाहिए, उस ऑर्गन में ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, कैपिलरी। फिर मैं तो ऊपर देखूंगा, सब देखोगे, मैं बाहर देखूंगा, कैसे हो यार? ठीक है, कैपिलरीज होगी। अब क्या हुआ, ब्लड जब कैपिलरी से पास करेगा तो ब्लड में जितनी चीजें जो ऑर्गन को चाहिए वो सब क्या करेंगी, लीक आउट होगी बच्चे। यस और नो? लीक आउट होगी कैपिलरी से। अब ब्लड में से ना रेड ब्लड सेल्स बाहर निकल सकते, ना प्लेटलेट्स जा सकते, है ना। सिर्फ कौन बाहर जाएगा, प्लाज्मा, और उसके साथ एक और बाहर WBC। और कैपिलरी से, कैपिलरी के छोटे होल से विभू क्या होता है बच्चे, कैपिलरी के छोटे होल से WBC का बाहर निकलना, इसको बोलते हैं डायापेडेसिस। डेफिनेशन है द स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डायापेडेसिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? डायापेडेसिस। ठीक है, तो क्या क्या बाहर आ गया बच्चे? एक तो आ गया प्लाज्मा, और कौन आ गया, WBC। ये लिक्विड टिश्यूज के अराउंड होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल और टिश्यूज इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। उसमें क्या क्या है, ब्लड, प्लाज्मा है, और क्या है उसमें, बेटा यही तो दिख रहा है, ब्लड में से प्लाज्मा बाहर निकला, WBC बाहर निकला, दोबारा की दोबारा गा दो, प्लाज्मा बाहर निकला, WBC बाहर निकला, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू फ्लूइड जाता कहां पे? टिश्यूज के अराउंड रहता है, कहां जाना है, क्या हेल्प करता है? ओए यार सुन तो ले, पूरी बात सुनेगा तो। ठीक है, अब ये प्लाज्मा WBC टिश्यूज को क्या करे बैठा है बच्चे, अंशुल क्या करे बैठा है, सराउंड करे बैठा है। तो जो भी सेल और टिश्यू को सामान चाहिए या जो रिलीज करना है वो सब किस में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड में क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब, लेकिन सारा नहीं होगा। There will be a part of tissue which is not reabsorbed, या आप बोल सकते हो द एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, वो एक सेपरेट चैनल में जाता है और उस टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलोगे, लिम्फ। तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ दोनों की कॉम्पोजिशन एक तरह से क्या है बच्चे, सेम। ठीक है, लिम्फ इज द एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड व्हिच हैज नॉट बीन रीअब्सॉर्ब्ड इन द कैपिलरीज। अब लिम्फ क्या क्या है, लिम्फ के अंदर प्लाज्मा है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, तो लिम्फ विल बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, है ना। बॉडी के जिस हिस्सों में लिम्फ मूव करेगा तो ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। दूसरा, लिम्फ में कौन है, WBC, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, जैसे ब्लड प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है ना, जमा होता रहता तो सेल्स टिश्यू को नए मटेरियल्स नहीं मिलते, तो ये एक तरह से कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ ड्रेनेज ऑफ एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, कि और सामान आता रहे, जैसे ट्रांसपिरेशन एक्स्ट्रा वाटर निकालता है, वैसे ही एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को कौन निकालता है बाहर, एज अ लिम्फ। तो इसका फंक्शन हो गया न्यूट्रिटिव, इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव, इसका फंक्शन हो गया ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेन और ड्रेनेज, जैसे एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड हो गया, है ना, तो उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जा रही है, जब तक सफाई नहीं होगी तब तक नया नहीं आएगा। तो वो सफाई कौन करता है, एक तरह से लिम्फ वेसल है, वो लिम्फ बना के उसको वहीं से निकालता है। जब लिम्फ वेसल है वो टिश्यू फ्लूइड को अपने पास खींचती है। लिम्फ एक लिक्विड है, टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो अलग एक वेसल में चलता है, उस वेसल को लिम्फ वेसल बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड ऑर्गन्स के पास जाके करता है, टिश्यू फ्लूइड ऑर्गन का चला रसमलाई खाइए, हैं, रसमलाई खाइए, रसमलाई में सेंटर होता है ना, वो जो भी है ना, उसके अराउंड सारा क्या है, लिक्विड रहता है, तो वो सेंटर तेरा टिश्यू है ना, और जो भी लिक्विड प्रेजेंट है वो है तेरा टिश्यू। ठीक है, अब अगर उसमें फ्रेश लिक्विड नहीं डालोगे तो जो लिक्विड पुराना पड़ा है वो सड़ जाएगा, है ना, तो कुछ पार्ट तो उसका वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब होता है,
जो बच जाता है उसकी एक सेपरेट वेसल बन जाती है ना, तो वो टिश्यू फ्लूइड ही जो उस वेसल में चला जाता है एक्सपायर, उसको आप नाम दे देते हो लिम्फ। अब ये खाली हो गया तो और टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा और वो सिस्टम चलता है, ठीक है। एक तुमने 10th में 9th में पढ़ा था कि विली के अंदर एक लिम्फ वेसल होती है जो फैट एब्जॉर्ब करती है, जिसका नाम है लैक्टियन। तो लिम्फ के 4 फंक्शन है, न्यूट्रिटिव, प्रोटेक्शन, ड्रेनेज एंड एब्जॉर्प्शन। यार इसको अंदर रख दूंगा, तुम तो जान मुझे मजबूर करते हो टेस्ट लो, कल रति अपने टेस्ट में मारो कोई बात हाँ जी रख लो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नहीं सर कर नहीं। ठीक है, क्यों उसके बाद ध्यान आएगा। चलो हो गया, ठीक है, क्या डन। अच्छा, उसके बाद आपके 3 तरह के सेल्स है बच्चे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एक है ना डायग्राम आ जाता है कई बार आरबीसी का ऐसे, और बच्चा सोचता भी ये तो न्यूक्लियस है, नहीं बच्चे, ये आरबीसी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तुम्हें देखना है सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप है तो क्या है, आरबीसी। अच्छा, अगर ऐसी कोई शेप आ जाए, बाइकन्केव शेप आ जाए तो भी ये क्या है, आरबीसी, क्योंकि ये कौन सी शेप है बच्चे, बाइकन्केव। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है उसका, आरबीसी। अगर आपके पास इरेगुलर शेप आ जाए, अमीबॉइड शेप आ जाए, ये क्या है आपके पास, डब्ल्यूबीसी। ये भी तो कंकेव बनाई थी। हाँ ठीक है बच्चे, कौन बोल रहा है? ये आपके पास इरेगुलर शेप अमीबॉइड शेप है, वो डब्ल्यूबीसी है। जो बाइकन्केव शेप है या जो सर्कुलर शेप है, ये क्या है, आरबीसी है। ओके, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, शायद मैंने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क है, आरबीसी में न्यूक्लियस बच्चे डिसइंटीग्रेट कर जाता है, पहले होता है लेकिन बाद में चला जाता है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेंटर वाली स्पेस क्या रहेगी, बाइकन्केव, तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा। न्यूक्लियस होता तो ये सीधा होता, अब ये ऐसा है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। तो न्यूक्लियस ना होने से आरबीसी का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद क्या यूज करता है, एनर्जी। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो आरबीसी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तीसरा, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, अगर ये रहेगा तो आरबीसी स्क्वीज होके कैपिलरीज के अंदर से नहीं निकल पाएंगे। ये कोई किसी ज्यादा बता ही रहे हैं यार शुरू से फिर जो तो यही तो बता रहा हूं भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बच्चे, ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, ये सेल को पिचकने नहीं देता। आरबीसी को ब्लड वेसल्स में से पास करना है तो उन्हें ट्विस्ट होना पड़ेगा, स्क्वीज होना पड़ेगा, इसलिए उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं। तो ये तीनों चीजों पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि ये तीनों चीजें नहीं होती हैं तो वो आरबीसी के लिए फायदा कैसे है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, सेल को स्क्वीज नहीं होने देता, अगर नहीं होगा तो अच्छा है, सेल स्क्वीज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स, पतली ब्लड वेसल्स के अंदर से आरबीसी पास ये करते हैं। हाँ, इनमें वो थोड़ी थोड़ी चीजें निकलती रहती हैं साथ में, जैसे मान लो उसने ये पार्ट बाहर निकाल दिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा अपना साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को फेंकता रहेगा उसमें से। हाँ, इकट्ठा नहीं करना उसको, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके जाएगा, जैसे थोड़ा सा हिस्सा उधर गया, साइटोप्लाज्म उधर ट्रांसफर करने लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप नहीं चेंज करते, वो कोई सीन नहीं। क्लियर है बच्चे ये चीजें? ओके, अब डब्ल्यूबीसीज की दो, इसकी आरबीसी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा, हेमोग्लोबिन। आयरन कौन सा चाहिए हेमोग्लोबिन को, आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, इसमें आरबीसी में नहीं होती। ओके, उसके बाद बच्चे जो आपके WBCs हैं, इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रैनुलर, एक होते हैं नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब फिल्स, बैसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इनके बच्चे वो टेबल बनी हुई है, थोड़ा बहुत उससे देख लेना भी कौन क्या करता है,
ठीक है। मेन तुम्हारे पास है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और उन पे भी क्वेश्चन क्या बनता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स, स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट्स, लार्जेस्ट मोनोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज बनते हैं येलो बोन मैरो में और आरबीसीज बनते हैं रेड बोन मैरो में, ठीक है, लॉन्ग बोन्स में। डब्ल्यूबीसी की दो मूवमेंट मशहूर है, एक है डायपोडेसिस, स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा है फेगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। एक है ना क्वेश्चन, आई डोंट नो आपकी बुक में है या नहीं है बच्चे, एक क्वेश्चन है जैसे ना डब्ल्यूबीसी ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ आ गया डब्ल्यूबीसी, और फिर ये डब्ल्यूबीसी क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ए और ये सी और ये बी, ठीक है। इसमें भी आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा नहीं, कई बार यार ये मिसिंग हो सकती है चीजें, तो ऐसे नहीं दिमाग में आना यार इसमें तो न्यूक्लियस होता है, ये कैसे बाहर आ गया, है ये डब्ल्यूबीसी, प्रिंटिंग एरर्स हो सकते हैं। ए में कौन सा प्रोसेस होता है, डायपोडेसिस, और जो ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रहा है इसको क्या बोलोगे आप, फेगोसाइटोसिस। एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे ये सेल बना आ सकता है, ये कौन सा है बच्चे, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स यूज किया करो नाम साइंटिस्ट किसमें, नहीं नहीं, बी तो वैसे ही सेल का बीच में टिश्यू फ्लूइड तो यहाँ होगा, ठीक है बच्चे। आरबीसी और दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, तीसरे क्या हो सकते हैं, इसके बाद छोटे छोटे प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं। अब अगर आरबीसी काउंट ज्यादा है तो इस बीमारी को बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। क्या कर दिया, स्पेलिंग देख लेना, CI होगा, पॉलीसाइथीमिया सही है, ठीक है, पॉलीसिथीमिया। अगर बच्चे आरबीसी काउंट क्या है आपके पास, कम है, तो बीमारी का नाम होगा बच्चे क्या, एरिथ्रोपीनिया, ठीक है। और अब अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो बीमारी का नाम है बच्चे ल्यूकेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैंसर ऑफ ब्लड, ठीक है, ओके। इसमें कौन सी वो होगी सेल डिवीजन ल्यूकेमिया में, ठीक है। सेल डिवीजन नाम आते ही माइटोसिस मियोसिस दो ही याद आना चाहिए, और अगर स्पर्म एग वगैरह वो नहीं है तो सिंपल है, ये क्या होगी, माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा, कितने पढ़ने चाहिए, मैं बोल ले आओ लैब रिपोर्ट, उसमें आता है। हाँ जी बच्चे, क्या होगा इसमें, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। बच्चे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ना, काउंट पे कभी नहीं आता क्वेश्चन, जैसे 4000 से 6000, 40 लाख से 60 लाख, लाइफ स्पैन आ सकता है, ठीक है। इसका 14 दिन, 14 डेज, हाँ कुछ विंडो से मैक्सिमम 14 डेज है, और आरबीसी का 90 से 120 दिन, ठीक है। तो बच्चे ये दो बीमारियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं, चारों बीमारियां, इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया तो वैसे ही बच्चे खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी नॉर्मल है, थोड़ी है, ये एक्सेसिव ल्यूकेमिया, ये एक्सेसिव, जो प्लेटलेट्स कम होते हैं ये प्लेटलेट्स डेंगू होते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स में, जिसमें मेन उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट उनका फंक्शन है बच्चे क्लॉटिंग का, और उस क्लॉटिंग में भी आप लगा लोगे कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनते हैं उस क्लॉटिंग वाले में। जैसे सबसे पहले जो प्लेटलेट्स प्लस इंजर्ड ब्लड वेसल्स या जो इंजर्ड बच्चे सेल्स होंगे, ये एक एंजाइम बनाएंगे जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इसको क्लॉटिंग एजेंट भी बोलते हैं, है ना। अगर कोई पूछ ले नेम क्लॉटिंग एजेंट तो उसका नाम क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, बोथ आर वन एंड द सेम। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बना, आपके ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोथ्रोम्बिन है जो कि क्या है बच्चे, डॉर्मेंसी स्टेट में है। किस स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज।
ये कोई काम नहीं कर रहा है। इस प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोप्लास्टिन अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड विटामिन के क्या बनाएगा बच्चे? थ्रोम्बिन बनाएगा। थ्रोम्बिन क्या हो जाता है? एक्टिव। कई बार पूरा प्रोसेस आ जाता है, कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। 930607 ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? इस प्रोसेस को ही नहीं होता ना ब्लड क्लॉटिंग। आगे बच्चे क्या होगा? ओके, इसके बाद बच्चे क्या होता है? इसके बाद जो थ्रोम्बिन है ना, वो एक सॉल्युबल प्रोटीन है तुम्हारे ब्लड में, जिसका नाम है क्या बच्चे? फिब्रिनोजन। ये सॉल्युबल प्रोटीन है। इस सॉल्युबल प्रोटीन को फिब्रिनोजन क्या बना देता है बच्चे? फिब्रिन। ये क्या हो गया? इनसॉल्युबल। यहाँ भी तुम्हारे क्या यूज होंगे? कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये फिब्रिनोजन बनाएगा मैश लाइक स्ट्रक्चर। Ca2 पॉजिटिव प्लस ये थ्रोम्बिन, ये किसको ट्रैप करेगा? हाँ जी बच्चे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा? ठीक है बच्चे, बता रहा हूँ यार, रुक जाओ, शांति रखो। ये जो आपके पास मैश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये आरबीसीज को ट्रैप करेगा। और मैंने आपको बताया था, अगर आरबीसीज ट्रैप हो जाए किसी जगह पे, मूवमेंट बंद हो जाए, तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? चिपक जाते हैं और क्या बना लेते हैं? क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, दोबारा प्लेटलेट्स और ये सब एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग कराता है, क्लॉट कराता है, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। वो एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कराएगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के। ठीक है, जो थ्रोम्बिन बना है वो कैल्शियम के साथ मिलके फिब्रिनोजन को क्या बनाएगा? फिब्रिन। वो बनाएगा मैश लाइक स्ट्रक्चर, आरबीसीज को क्या करेगा? ट्रैप, और क्या बना लेंगे? क्लॉट। ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो नहीं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है। नेम अ क्लॉटिंग एजेंट, नेम अ एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर क्लॉटिंग। ठीक है, नेम द आयन, नेम द विटामिन, नेम द इनएक्टिव स्टेज, name the soluble form of protein, name the insoluble form of protein, name the protein which forms the mesh like structure, which cells are trapped in this mesh like structure, है ना? Which is the active stage, what is function of thrombin, what is function of thrombokinase, और जो ये चीज नहीं होने देता उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, एंटीक्लॉटिक एजेंट, और उसका एक एग्जांपल है हेपेरिन। हाँ जी, हेपेरिन। क्या थ्रोम्बोकाइनेज ये कराता है, थ्रोम्बिन ये कराता है। सो मतलब कि प्लेटलेट्स इनडायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प इनडायरेक्टली क्यों? डायरेक्टली बेटा, ये किसने बनाया? हाँ, तो इन्होंने ही कराई है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे, अगर प्लेटलेट कम है, ठीक है, तो ऐसा देखो, अगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट्स कम है, तो वो है हेमोफीलिया। ठीक है, ब्लड क्लॉट कोई नहीं कर, प्लेटलेट काउंट आप ये लगा लो ना के बराबर है, तो वो है हेमोफीलिया। लेकिन अगर वैसे जनरली ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो उसमें ये बुखार है, जैसे टाइफाइड है, डेंगू है ना, डेंगू, तो डेंगू ज्यादा कॉमन है। मलेरिया क्या होता है? ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? अब तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ। ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए में एंटीबॉडी बी में एंटीबॉडी ए बी में दोनों एंटीजन है तो किसी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो ए और बी दोनों क्या होंगे? इसमें एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है, रिहेसस फैक्टर, अगर RH फैक्टर है तुम्हारे ब्लड में तो यू आर RH पॉजिटिव। ये वो फैक्टर है जो रिहेसस मंकी में प्रेजेंट होता है, अगर वो आपकी बॉडी में है। अच्छा, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि RH फैक्टर जो होता है उसका अगर एंटीजन नाम दिए जाए तो कौन सा एंटीजन बोलते हैं RH फैक्टर वाले को? एंटीजन डी। RH पॉजिटिव होता है ना, अगर उसको एंटीजन के रूप में कुछ बताना पड़े तो उसे आप एंटीजन क्या बोलते हैं? एंटीजन डी। यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? O। रेसिपिएंट कौन हुआ? AB।
और सच में अगर वैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव। अच्छा, इसमें और तो कुछ नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है ब्लड की, है ना। लेकिन अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड तो उसका आंसर डेथ लिखना है, ठीक है। लिखने कैसे? डेथ की मर जाएगी। क्वेश्चन पहली बार नहीं, दूसरी बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगी अगर मदर RH सेंसिटिव हो जाए, है ना। अगर मदर RH नेगेटिव है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव है तो पहला बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन जो सेकंड बच्चा है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। अगर वो भी आरएफ पॉजिटिव हुआ तो बच्चे सब हो सकता है, लेकिन अब सर कह रहे हैं कि डेथ मान। अगर वो भी आरएफ पॉजिटिव हुआ तो नहीं। अगर आरएफ नेगेटिव यार इतना तो कॉमन सेंस तू लेके चल भाई। ऐसा है 4 + 2 6 होगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा। No. तो ऐसे क्वेश्चन है तेरे। जब मदर RH नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो डेथ हो गई। अगर बच्चा RH नेगेटिव होगा तो क्यों डेथ होगी पता है? ऐसे तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। कुछ भी पूछने लग जाते हो सर मेरे को बताओ सर, डोनर रेसिपिएंट याद करना है सर, डोनर रेसिपिएंट याद करना है। याद क्यों रखने हैं? ये दिमाग है, यूज करो इसको। कैसे करवाने बता दो, थोड़ा सा करवा दो। थोड़ा बता दे बस। सिर्फ लास्ट में उनके बराबर तो बनेगा। सुनो ये सारी चीज एक सीडी वगैरह चलाओगे। एक चीज है ना, रुद्र और सक्षम ध्यान रखना, फोन पे डाउट नहीं बताऊंगा। देखो जो करा रहा हूं वो ही कर ले कर से। सुनो बच्चे ध्यान से, जो रीनल आर्टरी थी वो आगे छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है। तुम्हारी किडनी का जो मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन 100% बन के आता है बच्चे, वो ये टॉपिक है। आपके पास होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इसको बोलते हैं बच्चे एफरेंट आर्टरियोल। याद करने का तरीका, नीतू में भी क्लास है तो बच्चे फीवर था तो फिर मैथ क्लास के लिए तो आ गया। एफरेंट आर्टरियोल, और ये क्या है आपके पास एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ब्रॉड होता है। बेटा लड़की की बात है, तुझे क्या इंटरेस्ट है? एफरेंट आर्टरियोल इज वाइड, एफरेंट आर्टरियोल इज पैसिव। ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्रेशर क्या करना चाहिए, ज्यादा करने के लिए एफरेंट आर्टरियोल बच्चे नैरो होता है, एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, वाइड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वाइड एफरेंट आर्टरियोल इज नैरोअर एंड एफरेंट आर्टरियोल इज वाइड, तो तुम इसका क्या रीजन दोगे? तुम बोलोगे टू सेट अप अ वेरी हाई प्रेशर इन दिस, क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस। इसका नाम है बच्चे बोमेन्स कैप्सूल, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये पहला कैपिलरी नेटवर्क है। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल मिला के क्या बनाते हैं, मैलफिजियन कैप्सूल। इसके तुम्हारी बुक के अंदर भी 3-4 तरह के डायग्राम है, तो कैसे भी डायग्राम आ सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे डायग्राम्स नहीं आएंगे। इसके बाद क्या होता है बच्चे, आपके पास कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्स चलते हैं, ये है पीसीटी। इसके बाद आता है आपके पास ल्यूकोफेनल, फिर आता है बच्चे डीसीटी, और लास्ट में आता है तुम्हारे पास कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है कलेक्टिंग डक्ट? ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये दोबारा बच्चे एक कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। उस कैपिलरी नेटवर्क को आप क्या बोलते हो, वासा रेक्टा। क्या बोलते हो इसे, वासा रेक्टा।
और यहां तुम्हारी बन जाएगी रीनल वेन। दोबारा सुन लो, एफरेंट आर्टरियोल, पहला कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस, फिर दूसरा कैपिलरी नेटवर्क वासा रेक्टा, उसके बाद बन जाएगा ये रीनल। न्यूरॉन का डायग्राम है वैसे रेक्टा बनाना जरूरी है? नहीं बच्चे नहीं बना, हाँ कोई चक्कर नहीं। सर ने तो क्या वासा रेक्टा बनवाना है? सर ने बनवाया है नहीं बोला भी कंपल्सरी बनाना का डायग्राम आ गया। इसमें भी बनवाया था फिर बना, पूछ लीजिए। पूछ ठीक है, अब सुनो, ग्लोमेरुलस में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द filtration of the blood or separation of the liquid component of the blood under very high pressure। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ब्लड में से लगभग लिक्विड पार्ट जिसमें यूरिया डिसॉल्व्ड है, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है, प्रोटीन्स नहीं है, जिसमें मिनरल्स है, सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ जो लिक्विड आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहाँ क्या है आपके पास, ब्लड, ब्लड से क्या बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सर जो मतलब सोर्स बाहर निकल गया है, जो लिक्विड रह गया, मतलब प्योर लिक्विड कह सकते हैं, मतलब सोल्ट से वो इसमें आ गया, और जो बच गया तो वो कहाँ बचाएगा, ज्यादा बातें आ रही हैं वो कहाँ बचाएगा। बेटा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बड़े प्रोटीन्स, कुछ ग्लूकोज, कुछ यूरिया, थोड़ा पानी, इफरेंट, बाकी सारा सामान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आगे। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसमें जाएगा, पीसीटी, लूपोफेनल और डीसीटी। इन तीनों में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है रीअब्जॉर्प्शन। क्या नाम होता है, रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या आता है, क्या निकल जाता है रीअब्जॉर्प्शन में ब्लड में से क्या है, ब्लड में से बच्चे वाटर, ठीक है, उसके बाद वाटर में डिसॉल्व बच्चे यूरिया, मिनरल्स, आयंस तुम्हारे पास, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, सेल्स कुछ, लेकिन बड़े प्रोटीन्स वगैरह वो रह जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन एक हार्मोन के थ्रू होता है जिसका नाम है ADH, फुल फॉर्म एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ADH रीअब्जॉर्प्शन कराता है, उसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। क्या है दूसरा नाम, वैसोप्रेसिन। ये क्या अगर ADH ADH एक हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अगर ADH कम है, अगर ADH कम है तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम। ADH रीअब्जॉर्प्शन कराता है, हंसना नहीं है बच्चे, मूर्खता है ये। ADH रीअब्जॉर्प्शन कराता है तो ADH कम है तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम। यूरिन प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर ज्यादा यूरिन बन रहा है ड्यू टू लेसर सिक्रीशन ऑफ ADH, इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इट इज ड्यू टू द लेसर रीअब्जॉर्प्शन व्हिच इज ड्यू टू लेसर सिक्रीशन ऑफ ADH हार्मोन। ठीक है, अब जो सब ब्लड होता है वो इंसाइड आर्टरी और वैसा रहता है और फिर रीनल वेन में आता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट PCT DCT करें। और अगर ADH कम एब्जॉर्ब सेक्रेट होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, हाँ, यूरिन ज्यादा नहीं है, कम एब्जॉर्ब हो रहा है। खून में पानी कम रहेगा। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, सबसे ज्यादा पानी, सॉल्ट्स, ग्लूकोज। ठीक है, पानी, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं। कब तक रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे, जब तक ब्लड की नॉर्मल कंसंट्रेशन ना आ जाए। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का जब ऑस्मोटिक प्रेशर रीच हो गया ना, तब ऑटोमेटिकली सब्सटेंस अंदर आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यही पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर में कि इतना प्रेशर मेंटेन करो कि फर्दर ऑस्मोसिस ना। तो रीअब्जॉर्प्शन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी, मिनरल्स, सॉल्ट्स और आपके ग्लूकोज जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, सबसे पहले कौन था, ब्लड, ब्लड से बना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चलता जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें होती है, पीसीटी में, है ना। फिर लूपोफेनल और थोड़ी बहुत किसमें होती है, डीसीटी। दो प्रोसेस होते हैं यूरिन बनाने में। पहला क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो डीसीटी की दीवारें हैं
ये दो चीज सिक्रीट करती है, एक ए पॉजिटिव और एक कोई केमिकल जो तुमने इंजेस्ट किया हो, एंटीबायोटिक्स है, कोई तुमने कोई पॉइजनस केमिकल भी अगर आ गया तो वो उसमें मिक्स होगा। इसका कोई बड़ा रोल नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इस लिक्विड को डीसीटी के एंड में बोलेंगे वो क्या है, यूरिन, या बेस्ट है यूरिन वर्ड कहाँ यूज होता है, कलेक्टिंग डाटा। या तो बोलो कि यूरिन वर्ड इज यूज्ड इन एंड ऑफ, सुनो भाई, एंड ऑफ डीसीटी, या फिर यूरिन वर्ड कहाँ यूज होता है तुम्हारा, कलेक्टिंग डाटा। सर वो समझ नहीं आया सर, अगर एडीएच कम से कम यार एडीएच क्या कराता है? एब्जॉर्प्शन। हाँ तो एडीएच कम बन रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, तो क्या ज्यादा बनेगा? ठीक है समझ रहा Thank you. ऐसे ना रट्टे लगाने लग जाते हैं। सिंपल सी चीज है, सिंपल चीज को सिंपल रखो जितना अपना हूँ। नहीं रट्टे वाला तो मान लेते तो समझ दोबारा जरा। हाँ, ये क्या है, नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन। दूसरा नाम किडनी टिब्यूल, तीसरा नाम रीनल टिब्यूल, चौथा नाम यूरिनीफेरस टिब्यूल। ठीक है, यूरिनीफेरस टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, किडनी टिब्यूल, नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। अब इस किडनी वाले पार्ट में थोड़ा सा पार्ट रहता है अपना कंप्लीट करने वाला, है ना, क्योंकि किडनी के स्ट्रक्चर यूरेटर, यूरेथ्रा वाला पूरा सीक्वेंस और यूरिन की कंसंट्रेशन में वो जो वेस्ट होते हैं बीमारियां रहती बीमारी इसी है। कल है ना ये टेस्ट, बच्चे सीरियसली करना है इस टेस्ट को, और टेस्ट करते हुए नहीं है कि करते हुए मुझे मैसेज